1848 में फ्रेडरिक सोरियो एक फ्रेंच कलाकार जिसने क्रिएट किए सीरीज ऑफ प्रिंट्स जिनमें दुनिया डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक्स की तरह दिखाई गई। नेशंस वहां अपने डिस्टिंक्ट फ्लैग्स और कॉस्ट्यूम्स के साथ दिखाए गए, जिससे एक नया कॉन्सेप्ट नेशन स्टेट्स उभर कर आया। 19th सेंचुरी के यूरोप में नेशनलिज्म एक पावरफुल फोर्स के रूप में उभर कर आया, जहां मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स की जगह नेशन स्टेट्स लेने लगे। फ्रेंच फिलोसोफर अर्नस्ट रेनान कहता है, एक नेशन स्टेट वहां होती है जहां एक मेजॉरिटी की कॉमन आइडेंटिटी, कल्चर और हिस्ट्री होती है, न कि एक मोनार्क का रूल। 1789 की फ्रेंच रेवोल्यूशन ने नेशनलिज्म का पहला क्लियर एक्सप्रेशन दिया, जहां मोनार्की से सॉवरेनिटी ट्रांसफर होकर फ्रेंच सिटीजन्स के पास आ गई। रेवोल्यूशनरी आइडियाज जैसे ला पात्री, द फादरलैंड और ले सिटोयन द सिटीजन ने एक यूनाइटेड कम्युनिटी को प्रमोट किया जो एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर इक्वल राइट्स की बात करती थी। फ्रेंच ट्राइकलर, नए हिम्स और सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ने कलेक्टिव आइडेंटिटी को मजबूत किया। नेपोलियन ने अपने कॉन्क्वेस्ट्स के जरिए इन रेवोल्यूशनरी आइडियाज को फैलाया। 1804 का नेपोलियनिक कोड, जो प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ को खत्म करता है, लॉ के सामने इक्वलिटी एस्टैब्लिश करता है और प्रॉपर्टी के राइट को सिक्योर करता है। यह कोड उन रीजन तक भी एक्सपोर्ट किया गया जो फ्रेंच कंट्रोल के अंडर थे, पर नेपोलियन की ऑथोरिटेरियन रूल की वजह से मिक्स्ड रिएक्शंस आए। 18th सेंचुरी के बीच तक यूरोप में कोई डिफाइंड नेशन स्टेट्स नहीं थे। यूरोप काफी सारे किंगडम्स, डचीज और कैंटन्स में डिवाइडेड था। हैब्सबर्ग एम्पायर एक उदाहरण है डाइवर्सिटी का, जहां एक रूल के अंडर मल्टीपल लैंग्वेजेस और कल्चर्स थे। अरिस्टोक्रेसी डोमिनेंट क्लास थी, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन से निकले मिडिल क्लास ने नेशनल यूनिटी और लिबरलिज्म को प्रमोट करना शुरू किया। अर्ली 19th सेंचुरी का नेशनलिज्म लिबरलिज्म से जुड़ा हुआ था, जो इंडिविजुअल फ्रीडम, लॉ के सामने इक्वलिटी, गवर्नमेंट बाय कंसेंट और फ्री मार्केट्स को एम्फसाइज करता था। लेकिन यूनिवर्सल सफरेज, द राइट टू वोट, लिमिटेड था। वोटिंग का राइट सिर्फ प्रॉपर्टी ओनिंग मैन को ही दिया गया था। फ्रेडरिक लिस्ट, एक 19th सेंचुरी के जर्मन इकोनॉमिस्ट, ने कहा कि इकोनॉमिक मेजर्स कैसे नेशन को एक साथ ला सकते हैं। इकोनॉमिक नेशनलिज्म ने यूनिफाइड मार्केट्स, स्टैंडर्डाइज्ड मेजर्स और रिड्यूस्ड टैरिफ्स को प्रमोट किया, जैसे कि 1834 जर्मन जोल्फराइन ने किया। यह कस्टम्स यूनियन टैरिफ बैरियर्स को एबॉलिश करता है और करेंसीज की संख्या 30 से कम करके 2 तक ले आता है। रेलवेज का नेटवर्क भी इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स को नेशनल यूनिफिकेशन से जोड़ता है। नेपोलियन की हार के बाद 1815 का कांग्रेस ऑफ वियना यूरोप में कंजर्वेटिव ऑर्डर को रिस्टोर करने के लिए बना। ट्रीटी ऑफ वियना 1815 ने मोनार्कीज को वापस लाया और मैप को रीड्रॉ किया ताकि फ्रेंच एक्सपेंशन को रोका जा सके। कंजर्वेटिव्स ने ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस को प्रिजर्व करने की कोशिश की, लेकिन साथ ही स्टेट पावर को मजबूत बनाने के लिए मॉडर्नाइज किया, सेंसरशिप लगाई और लिबरल आइडियाज को रिप्रेस किया। कंजर्वेटिव रिप्रेशन के चलते काफ़ी लिबरल नेशनलिस्ट्स अंडरग्राउंड चले गए और सीक्रेट सोसाइटीज फॉर्म की। ज्यूसेप्पे मैज़नी, एक इटालियन रेवोल्यूशनरी, ने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक्स और इटली के यूनिफिकेशन की बात की, जिसने पूरे यूरोप में मूवमेंट्स को इंस्पायर किया। लिबरल नेशनलिस्ट रेवोल्यूशंस, जो एजुकेटेड मिडिल क्लास एलीट्स लाइक प्रोफेसर्स, टीचर्स, क्लर्क्स ने लीड की, challenged conservative regimes in Italy, Germany, Ottoman Empire, Ireland and Poland. फ्रांस में लिबरल रेवोल्यूशनरीज ने बोर्बन मोनार्की को हटाकर एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एस्टैब्लिश की लुइस फिलिप के साथ। इसने पूरे यूरोप में अपराइजिंग्स को ट्रिगर किया, जैसे कि बेल्जियम का यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड्स से ब्रेक होना। 1821 में ग्रीस की इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ऑटोमन एम्पायर की स्ट्रगल ने पूरे यूरोप के एजुकेटेड एलीट्स के अंदर नेशनलिस्ट फीलिंग्स को फिर से जगाया। यूरोपियन सिंपथाइजर्स, आर्टिस्ट्स और पोएट्स जैसे लॉर्ड बायरन ने इस स्ट्रगल को सपोर्ट किया। ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल इन 1832 ने ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में रिकॉग्नाइज किया। रोमांटिसिज्म ने इमोशंस, हेरिटेज और फोक कल्चर लाइक सॉन्ग्स एंड डांस को नेशनलिज्म के एक्सप्रेशंस के रूप में एम्फसाइज किया। जर्मनी में जोहान गॉटफ्रीड हर्डर ने फोक्सगाइस्ट, विच मीन्स नेशनल स्पिरिट, का कॉन्सेप्ट फोक कल्चर के जरिए पॉपुलराइज किया। लैंग्वेज ने भी नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को डेवलप करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पोलैंड, जो रशिया, प्रशिया और ऑस्ट्रिया की वजह से पार्टीशन हो गया था,
वहाँ नेशनल फीलिंग्स, लैंग्वेज और कल्चरल सिंबल्स के जरिए जिंदा रखी गई। रशियन ऑक्यूपेशन के बाद पोलिश लैंग्वेज रेसिस्टेंस का सिंबल बन गई। यह स्पेशली तब हुआ जब रूसी कब्जे ने अपनी भाषा थोपी और पोलिश संस्कृति को दबा दिया। 1830 का दशक इकोनॉमिक क्राइसिस का दौर था। पॉपुलेशन ग्रोथ, अर्बन माइग्रेशन और कंपटीशन फ्रॉम इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस लाइक इंग्लैंड कॉज्ड वाइडर स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। 1848 में फूड शॉर्टेजेस और अनएम्प्लॉयमेंट ने वाइडर स्प्रेड रिवोल्ट्स को जन्म दिया। फ्रांस में लुइस फिलिप को भागना पड़ा और एक रिपब्लिक यूनिवर्सल मेल सफरेज के साथ एस्टैब्लिश हुई। साइलेसिया में वीवर्स ने एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ रिवोल्ट किया क्योंकि उन्हें कॉन्ट्रैक्टर्स से बहुत कम वेजेस मिल रहे थे और हार्श कंडीशंस में काम करना पड़ रहा था। 1848 में यूरोप के मिडिल क्लास लिबरल्स फ्रॉम जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी ने कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस और नेशनल यूनिफिकेशन के लिए प्रेशर डाला। जर्मनी में फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट ने एक यूनिफाइड नेशन स्टेट के लिए कोशिश की, पर मोनार्की और अरिस्टोक्रेसी के रेसिस्टेंस के वजह से फेल हो गया। वुमेन लिबरल मूवमेंट्स में एक्टिव थीं, लेकिन उन्हें फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में वोटिंग जैसे पॉलिटिकल राइट्स नहीं दिए गए। कंजर्वेटिव फोर्सेस ने इन रेवोल्यूशंस को सप्रेस किया, लेकिन रिफॉर्म्स की ज़रूरत को समझा। पोस्ट 1848 कई यूरोपियन मोनार्कीज ने फ्यूडलिज्म को एबॉलिश किया और एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस को इंट्रोड्यूस किया। पोस्ट 1848 जर्मनी का यूनिफिकेशन कंजर्वेटिव प्रशिया के अंडर हुआ। ऑटो वॉन बिस्मार्क के मिलिट्री विक्ट्रीज इन ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस के थ्रू 1871 में जर्मन एम्पायर को डिक्लेयर किया गया काइजर विलियम वन के अंडर। इटली को यूनिफाई किया गया सार्डिनिया पिडमोंट के अंडर कैवोर के लीडरशिप में, जिन्होंने डिप्लोमेसी और मिलिट्री एक्शन का यूज़ किया फ्रांस के सपोर्ट और रेवोल्यूशनरी वॉलंटियर्स जैसे गैरीबॉल्डी के साथ। 1861 में विक्टर एमैनुअल II को यूनिफाइड इटली का किंग डिक्लेयर किया गया। बाकी यूरोपियन नेशंस के कंपैरिजन में ब्रिटेन का नेशन स्टेट फॉर्मेशन ग्रेजुअल था, जो इंग्लिश पार्लियामेंट की पावर के थ्रू आया, जिसने अदर एथनिक ग्रुप्स स्कॉट्स, वेल्श, आयरिश को डोमिनेट किया। एक्ट ऑफ यूनियन इन 1707 ने स्कॉटलैंड को इनकॉर्पोरेट किया, जबकि आयरलैंड ने रिप्रेशन का सामना किया और इसे 1801 में फोर्सफुली इंटीग्रेट किया गया। ब्रिटिश फ्लैग, यूनियन जैक, नेशनल एंथम, गॉड सेव आवर नोबल किंग और इंग्लिश लैंग्वेज जैसे सिंबल्स एक्टिवली प्रमोट किए गए। 18th और 19th सेंचुरी के आर्टिस्ट्स ने नेशंस को फीमेल फिगर्स के रूप में पर्सोनिफाइड किया ताकि एब्स्ट्रैक्ट नेशनल कॉन्सेप्ट्स को एक चेहरा मिल सके। फीमेल एलेगोरीज रियल वुमेन नहीं थीं, बल्कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस थीं जो नेशन के आइडियल्स को एम्बॉडी करती थी। फ्रेंच एलेगोरी मैरियन, जो फ्रांस की फीमेल एलेगोरी थी, नेशन की यूनिटी को रिप्रेजेंट करती थी और लिबर्टी और रिपब्लिक से जुड़ी थी। वह अक्सर रेड कैप, ट्राई कलर और कॉकेट के साथ दिखाई देती थी और उसकी इमेजेस कॉइन्स, स्टैम्प्स और पब्लिक स्टैचूज पर वाइडली विजिबल थी। जर्मन एलेगोरी जर्मानिया जर्मन नेशन को सिंबलाइज करती थी, अक्सर ओक लीव्स के क्राउन के साथ दिखाई देती थी, जो हीरोइज्म का सिंबल था। 19th सेंचुरी के आखिरी में नेशनलिज्म एक आइडियलिस्टिक लिबरल डेमोक्रेटिक मूवमेंट से निकलकर एक नैरो और अग्रेसिव फॉर्म में शिफ्ट हो गया, जहां नेशनलिस्ट ग्रुप्स ज़्यादा इंटॉलरेंट और मिलिटरिस्टिक हो गए। बाल्कन्स, जो कई एथनिक ग्रुप्स जैसे स्लाव्स का घर था, नेशनलिस्ट टेंशन्स का एक मेजर एरिया बन गया। ऑटोमन एम्पायर के डिक्लाइन और नेशनलिस्ट मूवमेंट्स के राइज ने बाल्कन्स को वोलेटाइल बना दिया, जहां वेरियस ग्रुप्स अपनी हिस्टोरिकल क्लेम्स के बेस पर इंडिपेंडेंस चाहते थे। बाल्कन्स यूरोपियन पावर्स रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी की राइवलरी का फोकल पॉइंट बन गया। हर एक वहां इन्फ्लुएंस और कंट्रोल चाहते थे। इस राइवलरी ने कई कन्फ्लिक्ट्स को जन्म दिया और आखिरकार वर्ल्ड वॉर 1 तक ले गया।